नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं हमारा डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। आइए सबसे पहले अंशुमन जी से उनके हालचाल जान लें, फिर लाइनअप बताते हैं। कैसे कैसे हैं अंशुमन जी? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ दर्पण। आपका भी स्वागत है हमारे खर्चा पानी के संस्करण में, जिसमें हमारे पास आज हम तेल की तीन। कीमतों की बात करेंगे, जिस पर हम लगातार बात करते हैं और रोज सुबह वो हमको चुभती हैं। हम आज बात करेंगे वर्ल्ड बैंक ने भारत के बारे में क्या कहा और विश्व बैंक के साथ भारत की बहुत सारी दुनिया की एजेंसियों ने भारत के बारे में अपने विकास दर के अनुमान में कटौती की है। उनको सबको मिलाएं तो हम कहाँ खड़े हुए हैं, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद एक खबर केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ी हुई भी। जी बिल्कुल, चूंकि आपने लाइनअप बता ही दिया तो सबसे पहले पहली खबर में जाते हैं अंशुमन जी। आय कम है और खर्चों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ये कहना है यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस धर्मेंद्र प्रधान जी का। लेकिन अंशुमन जी, सिर्फ उन्होंने यही बात नहीं कही। अब धर्मेंद्र प्रधान जी ने दो बातें कही, भारत के पेट्रोलियम मंत्री ने। सरकार कितनी संवेदनशील होती है लोगों के तकलीफ के प्रति, महंगाई के प्रति, यह प्रश्न तो बहस से बाहर है, क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं आप, लेकिन दो चीजें उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से बता दी या संकेत दे दी हैं, जिससे आप कम से कम इस बात के प्रति आश्वस्त हो सकते हैं कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की जो महंगाई बढ़ेगी उसे आपको कैसे बचना है, अपनी कौन से खर्चों में कटौती करनी है। सरकार फिलहाल बकौल पेट्रोलियम मंत्री पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती करने नहीं जा रही है, इसका यह संकेत बिटवीन द लाइंस से मिलता है। और यह तब है जबकि भारत में 4 मई के बाद 22 बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। 22 बार दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल हम खरीद रहे हैं। यहाँ यह भी समझना जरूरी है कि हम दुनिया की सबसे भयानक मंदी झेल रहे हैं, हम दुनिया की सबसे भयानक बेकारी भी झेल रहे हैं, और भारत में बड़ी आबादी गरीबी की रेखा से नीचे खिसक चुकी है। इसके बाद भी सरकार को यह लगता है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी का सही समय नहीं है, उसे नहीं करना चाहिए। दो बयान है, दोनों बयानों के मतलब समझते हैं। एक दिन पहले पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी इसलिए हो रही है क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ना शुरू होगा, कच्चा तेल महंगा हुआ है। मुस्कुरा रहे हैं आप, हम भी मुस्कुरा रहे थे। बहुत सारे लोग जो इतने दिनों से तेल की कीमतों को पढ़ रहे हैं, उन्हें हंसी आएगी और ये लगेगा कि जैसे भारत की सरकार के मंत्री ये समझते हैं कि लोग नहीं समझते लोग समझते हैं कि ये बयान धर्मेंद्र प्रधान का उस दिन आया जब पहली बार कच्चे तेल की कीमत $70 से ऊपर निकली पर बैरल से। जिसके बारे में तब हमने स्टोरी भी हमने की। इसमें चर्चा की थी। कीमतें बढ़ना शुरू हुई तब जब दुनिया के बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतें 60 से भी नीचे थी। पिछले साल भी बढ़ोतरी देखी हमने, इस साल तो लगातार बढ़ोतरी देखी। 62, 63, 64, 65, 66, 70 अब हुआ 70 के पास अब आया। इतने समय के दौरान जो बढ़ोतरी हुई, उस समय भारत के बास्केट के हिसाब से, अंतरराष्ट्रीय बाजार के हिसाब से और तेल कीमतों के चार्ट के हिसाब से, उनकी लॉन्ग टर्म प्राइस ट्रेजेक्टरी के हिसाब से दुनिया में कच्चा तेल पिछले कई दशकों में सबसे सस्ते स्तर पर था। जी। तब हम बलिदान दे रहे थे या त्याग कर रहे थे पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की जिम्मेदारी उठाकर। तो अब जबकि 70 के आसपास है, 69 के आसपास आएगा, 68 से 70 के आसपास है, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं कि जो प्रोजेक्शंस हमको मिल रहे हैं कच्चे तेल की कीमतों में, केवल 70 से 71, 72 तक के हैं, और अगर कोई मेजर क्राइसिस नहीं हुई तो 72, 73 के आसपास सेटल करेगा। मतलब 69 से 69 से 72 के बीच में रेंज करेगा। यानी सरकार के दिमाग में बात साफ है कि तेल की इस कीमत के बाद, इस कीमत पर हम कीमतों में कोई कमी नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि ये बढ़ती रहेंगी। अब आप रोज ब्रेंट क्रूड के प्राइस तय करिए, उसके फ्यूचर प्राइस तय करिए और अपनी खर्चे की योजना बना लीजिए। सरकार की तेल कीमतों की तरफ मत देखिए, आप ये देखिए कि जुलाई का ब्रेंट फ्यूचर्स क्या कहता है, अगस्त का ब्रेंट फ्यूचर्स क्या कहता है, और बस इसमें बीच में चुनाव का महीना निकाल दीजिएगा, अगर कोई चुनाव बीच में आ जाए तो नहीं तो ब्रेंट फ्यूचर्स अगर बढ़ेगा तो कच्चे तेल के बढ़ोतरी के साथ कीमतों में बढ़ोतरी होगी। पर दूसरा बयान उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब देश लगातार ये मांग रहा था कि 11% की महंगाई है, रिजर्व बैंक को महंगाई की चिंता है, हर व्यक्ति को महंगाई की समस्या है, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण हर चीजें महंगी हुई हैं, अर्थव्यवस्था में लॉकडाउन से बाहर निकलने की कोशिश हो रही है, लोग वापस अपने काम धंधे पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब वो काम धंधे पर वापस जाएंगे, जो मार्च अप्रैल में अपने घरों में बंद हुए थे और जो जून में बाहर निकलेंगे, तब तक 22 बार पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ चुकी हो। अगर कोई जी। आदमी इस समय निकला हो और वो पेट्रोल पंप पर जाकर अपनी कार में या बाइक में पेट्रोल डलवाएगा तो इस दौरान उसकी आय नहीं बढ़ी।
इस दौरान उसकी आय कट घट गई, हो सकता है घट गई। उसकी 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 नौकरी से मिलने वाला पैसा भी कम हो गया हो, लेकिन इसके बाद भी धर्मेंद्र प्रधान का तर्क है, पेट्रोलियम मिनिस्टर का तर्क है कि इस समय टैक्स कटौती की बात करना उचित नहीं है। सवाल पूछा जा सकता फिर कब उचित है? जब पेट्रोल डीजल की कीमतें कम थी तब उचित था क्या? तभी इसकी बात हो सकती थी। आज जब महंगाई सबसे ज्यादा है, गरीबी सबसे ज्यादा है, बेकारी सबसे ज्यादा है, तब भी टैक्स कटौती की बात करना उचित नहीं है। वो उनका तर्क यह है कि सरकार के ऊपर खर्च का बड़ा बोझ है और स्वास्थ्य पर बड़ा खर्च बढ़ा है। स्वास्थ्य पर सरकार का कितना खर्च है वो हमने कोविड की दूसरी लहर के दौरान देख लिया कि ना अस्पताल थे, ना ऑक्सीजन थी, ना दवाएं थी, ना एम्बुलेंस थी। तो हमने वो सारी चीजें देख ली। जिस खर्च का की दुहाई देकर या जिस सरकारी खर्च को सामने रखकर हमारी जिंदगी को महंगा किया जा रहा है और गरीबी बढ़ाई जा रही है। हमने अर्थात इस पर एक पूरा एपिसोड किया था कि महंगाई आपको कैसे गरीब कर रही है। वो है उसमें हमने विस्तार से बताया था कि अगर भारत में 1% भी खुदरा महंगाई बढ़ती है तो 1,53,हजार करोड़ रुपए हमारी जिंदगी जीने की लागत बढ़ जाती है। यानी हम 1,53,000 करोड़ रुपए गरीब हो जाते हैं। महंगाई हमें कैसे गरीब कर रही है? गरीबी अलग अलग स्तर पर है। हर व्यक्ति जो जितना कमाता है गरीबी उससे नापी जाती है उसके खर्च से, उसकी क्रय शक्ति से, उसकी परचेसिंग पावर से। ऐसे समय जबकि गरीबी है, लोगों के पास खर्च नहीं है, इकोनॉमी में डिमांड नहीं है, सरकार का तर्क है कि साहब हम पेट्रोल डीजल की कीमतों में टैक्स में कमी करने नहीं जा रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही। इससे फिर दूसरी चीज समझ लीजिए कि यदि आपको लगता है कि सरकार संवेदनशील होती है, आपको लगता है कि सरकार आपकी दर्द या दुख तकलीफ सुनेगी, तो शायद नहीं सुनने वाली है। धर्मेंद्र प्रधान ने बड़े दो टूक ढंग से और बहुत सीधे सीधे ढंग से ये कह दिया है कि टैक्स नहीं कम होंगे। ध्यान रखिए, पेट्रोल पर आप 60% और डीजल पर लगभग 40% कीमत का टैक्स के तौर पर पे कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारों को मिलाकर ये बना रहेगा। तो यानी क्रूड की कीमत ऊंची रहेगी, ऐसा विश्व बाजार कह रहा है। टैक्स की दर ऊंची रहेगी, ऐसा भारत के पेट्रोलियम मंत्री कह रहे हैं। तीसरी बात उन्होंने और कही, जहां से और भी कोई अगर आपकी उम्मीद बची हो पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी की, तो खत्म हो जाती है। उनसे ये पूछा गया था कि ये खबर अखबारों में जो छपी है, इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, उसमें उनसे पूछा गया था कि क्या जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पर कोई सहमति नहीं है। जब तक जीएसटी काउंसिल में कोई सहमति नहीं बनती तब तक हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। हम इस पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि अभी क्या अगले 1.5 साल 2 साल तक भारत में जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाए जाने की कोई संभावना, दूर की नहीं, बहुत दूर की कौड़ी है। मतलब कौड़ी ही नहीं है, ये दूर है, इसमें कोई कौड़ी नहीं है लाए जाने की कहीं से कोई गुंजाइश नहीं। क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में जब तक ये मंदी लंबी चलेगी, राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें फालतू के खर्च बढ़ाती रहेंगी, वो पेट्रोल डीजल को ही निचोड़ती रहेंगी। तो इस तरह से अगर प्रतिदिन आप सुबह 25 पैसे, 30 पैसे, 27 पैसे, 31 पैसे की बढ़ोतरी देखकर हैरान होते हो, तो हैरान होने से ज्यादा बेहतर है कि आप अपने खर्चों को संतुलित करिए। और इसका बहुत बड़ा असर भारतीय अर्थव्यवस्था की मंदी पर पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, आंकड़े के साथ हमने इस पर चर्चा की थी कि सरकार की पेट्रोल डीजल की कीमतों को ऊंची रखने की जिद न केवल हमें गरीब कर रही है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को लंबी मंदी की तरफ ले जा रही है, बहुत लंबी मंदी की तरफ ले जा रही है। क्योंकि दो बड़े खर्च पिछले सालों में बढ़े हैं भारत में, पिछले साल में, स्वास्थ्य पर और ईंधन पर, और इन दोनों ने भारत ने लोगों की जिंदगी को सुविधा कर देने वाले खर्च कम कर दिए हैं। जितना पैसा लोग पेट्रोल डीजल की महंगाई के कारण जितना अतिरिक्त खर्च का बोझ उठा रहे हैं, और स्वास्थ्य सेवाओं पर जितना उनका खर्च बढ़ा है, उसके कारण उनके तकनीक पर होने वाले खर्च, उनके कपड़ों पर होने वाले खर्च, जिंदगी को सुविधाजनक बनाने वाले सारे खर्च कम हुए हैं। और ये बढ़ोतरी जो सरकारों को लगता है कि खर्च के तौर पर आ रही है, वो दरअसल उन्हें लंबी मंदी की तरफ ले जा रही है, जहां बाकी क्षेत्रों से आने वाला टैक्स नहीं आएगा। क्योंकि जब लोगों के पास गरीबी बढ़ेगी, टैक्स का बोझ बढ़ेगा, तो वो खर्च नहीं करेंगे आगे। और ये बात आंकड़ों के तौर पर प्रमाणित है। इस पर हमने अर्थात में विस्तार से चर्चा की थी। तो ये है पेट्रोल डीजल की कीमतों का सच। आप तैयार रहिए, कीमतें लगातार बढ़ती रहेंगी। चुनाव होगा तो शायद थम जाएंगी, जो कि सामान्य सी बात है। और एक चीज और भ्रम हमें खत्म कर देना चाहिए जब हमारे दिमाग से, कि भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें दर्पण विदेशी बाजार से संचालित होती है। वे कतई, ये भी सबसे बड़ा पाखंड है भारत की ऊर्जा नीति का, सबसे बड़ा पाखंड। वो विदेशी बाजार से संचालित नहीं होती, वो भारत के चुनाव बाजार से संचालित होती है। सस्ता कुछ कच्चा तेल होगा तो भी आप महंगा पेट्रोल डीजल खरीदेंगे, महंगा कच्चा तेल होगा तो आप खरीदेंगे ही। यही केवल चुनाव के बीच में आपको थोड़ी राहत मिलेगी। अंशुमन जी, जब धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि ये सही वक्त नहीं है टैक्स कम करने का, तो आपने उस पर राय रखी, तो अभी सही वक्त नहीं तो कब, जबकि लोगों की आय बढ़ नहीं रही है। तो मेरे को वो डेटा याद आ रहा है सर, 2.25 लाख लोगों का सर्वे किया गया था, उसमें से 95% परिवार
गरीब की आय इन्फ्लेशन एडजस्टेड घटी है। इस कमेंट के साथ सर दूसरे खबर पर यही चलते हैं बात अब। दर्पण, यही जी जी। बात हमने अब चर्चा की थी अर्थात में कि 96% लोगों की आय महंगाई के की तुलना में घटी है। आप चाहते क्या है? आप चाहते हैं कि इकोनॉमी में डिमांड बढ़े, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट आए, लोग ज्यादा खर्च करने निकले। जब आप खर्च करेंगे तब कंपनी निवेश करेगी, जब कंपनी निवेश करेगी तब जॉब देगी, और जब जी। जॉब देगी तब वापस खर्च बढ़ेगा। भारत की सरकार जानबूझकर वो सुचक्र बनने ही नहीं देना चाह रही हम्म। पेट्रोल डीजल की कीमतों से। वो उस दुष्चक्र को ही पालने पोसने में लगी हुई है, जो दुष्चक्र महंगाई भी बढ़ा रहा है, गरीबी भी बढ़ा रहा है, और लोगों की जिंदगी बेहतर होने से रोक रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकारें अपना खर्च मैनेज नहीं कर पा रही। और जो वो खर्च कर रही है, उस खर्च का कोई लाभ हमें प्रत्यक्ष रूप से हमारी जिंदगी में नहीं मिलता। हमें माने कि ठीक है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने के बाद आपने लोगों के पेचेक प्रोटेक्ट कर दिए, लोगों की तनख्वाहों में कटौती रुकवा दी, और कंपनियों से हम्म। कहा कि उनके 30%, हमने साहब 24-27% पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाई है, आप 25 से 30% जो तनख्वाहों में कटौती की उसको वापस कर दीजिए, जैसा कि यूरोप में हुआ, जैसा कि अमेरिका में हुआ। हम गरीब लोगों के असंगठित क्षेत्र की जो नौकरियां आ गई हैं, उनके जो मंथली वेतन है, कम से कम उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम हेल्थ एक्सपेंडिचर को फिनांस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये टैक्स जा कहां रहा है? हम्म। हमारी जिंदगी में अगर आप आम लोगों से चाहते हैं कि वो खर्च करें और अर्थव्यवस्था के स्टेक होल्डर बनकर काम करें, तो उन्हें उसका स्पेस देना पड़ेगा। तो ये एक विशेष साइकिल है, एक दुष्चक्र है जो नीतियों से बनता दिखाई दे रहा है। अंशुम जी, दूसरी खबर पर चलते हैं। वो भी इतनी आशावादी नहीं लग रही है। अभी आरबीआई ने बताया था कि चालू वित्त वर्ष में जीडीपी 9.5 रहेगी। पहले कहा था कि 10.50 रहेगी, अब उसको घटाया है अनुमान को। अब आरबीआई के सुर से सुर मिला रहा है वर्ल्ड बैंक, बल्कि उसके एस्टिमेशन को से और भी कमतर है वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेशन। अंशुम जी। वर्ल्ड बैंक ने काफी कटौती की है। अप्रैल में 10.1 से 7.3 पर आ गया है, 8.3 पर आ गया है वर्ल्ड बैंक का एस्टीमेट, और इसके पहले के जो कुछ एस्टीमेट हैं वो 7.3 के आसपास हैं। विश्व बैंक की एक ने को पैंडेमिक के या महामारी के दूसरे असर का अर्थव्यवस्था पर गहरा असर दिखाई दे रहा है, और उसे लग रहा है कि ये आने वाले 2-3 तिमाहियों में और ज्यादा गहराएगा। उसकी वजह हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहली तिमाही सबसे महत्वपूर्ण थी, जब डिमांड आनी थी, जब गतिविधियां शुरू होनी थी, उसको कोविड की दूसरी लहर ले गई। अब उसके बाद जो बेकारी इससे निकली है, पिछली बेकारी तो थी ही, तो इसलिए डिमांड में जबरदस्त कंप्रेशन है। वर्ल्ड बैंक की जी। रिपोर्ट भी वही बात कह रही है जो इक्रा या क्रिसिल की रिपोर्ट कह रही थी, जो नोमुरा या मूडीज की रिपोर्ट कह रही थी, जो बात हम इससे पहले कह रहे थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था सरकार की अर्थव्यवस्था नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था विशुद्ध रूप से लोगों की अर्थव्यवस्था है, लोगों के खर्च की अर्थव्यवस्था है। 60% जीडीपी हम अपने पैसे से बनाते हैं। 200 लाख करोड़ के जीडीपी में 60% जीडीपी बनता है हमारे आपके खर्च से वो जो पूरा कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट टूट चुका है। लोगों की होप भी, उम्मीद भी, बचत खा चुके हैं लोग अपनी निकाल कर पिछले एक साल में। तो इसलिए जितने भी आकलन आपको इसके बाद आते दिखाई देंगे, वो इस पर नहीं आएंगे कि सरकार क्या दावा कर रही है, वो इस पर जी। आएंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कंजम्पशन की सिचुएशन क्या है। अब पूरी तरह इस बात पर, खपत पर, चीजों पर निर्भर है कि खपत कितनी बढ़ रही है, और इसलिए वर्ल्ड बैंक ने इसको घटाया। अब आपके पास अगर आप पूरे रेंज में जो 6-7 बड़ी एजेंसियों के आकलन हमारे पास नए वित्त वर्ष को लेकर आ चुके हैं, तो वो 7.8 से 8% के बीच रेंज कर रहे हैं। जी। यानी दहाई के अंकों में रिकवरी असंभव दिखाई देती है, ज्यादातर लोगों का मानना है। पिछले साल यह कहा जा रहा था कि इस बार भारत की आर्थिक विकास दर 11%, 12% की दर से रिकवर करेगी। अब अगर आप 7.5% या 7.3%, 4% का पिछले साल का नुकसान मिला लें, और औसत भारत की विकास दर को 7% की रिकवरी मान लें, प्रोवाइडेड थर्ड वेव नहीं आती, दोबारा लॉकडाउन लगाने की नौबत नहीं आती, ये सारे डिसरप्शन, ये सारी अनिश्चितताएं शामिल हैं, इनको अगर हम माने कि सब कुछ अच्छा चलता है, तो भी भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो इस साल के अंत में शून्य के आसपास की शुद्ध दर पर खड़ी होगी। और एब्सोल्यूट नंबर में हम 134 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था हो गए पिछले साल की मंदी के बाद। 140 लाख करोड़ की, 149 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था थे 2019 में, जबकि भारत की आर्थिक विकास दर तेजी से गिरी हुई थी। उस स्तर पर आने में हमें 2 साल और लग जाएंगे, ये वास्तविकता है। अंशुमन जी, तीसरी खबर पर चलते हैं, अंतिम आज की। वित्त मंत्रालय के सूत्रों से पता चला है कि केंद्रीय कर्मचारियों का डीए रेट्रोस्पेक्टिव नहीं, प्रोस्पेक्टिव मिलेगा। मतलब कि पुराना कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ मिलेगा, अरियर्स नहीं मिलेंगे, इसका अर्थ यही निकल रहा है। हालांकि इस बारे में मेरी एक केंद्रीय कर्मचारी से बात हुई, तो उनका कहना है कि उन्हें कोई शॉक नहीं लगा, और इसका पहले ही अंदाजा था, और पहले ही 3 बार का डीए फ्रीज किया हुआ है।
इसे आप पेट्रोल डीजल की कीमतों से बढ़ोतरी से जोड़कर देखिए। सरकार ने पिछले साल रिकॉर्ड पेट्रोल डीजल से रिकॉर्ड टैक्स कलेक्ट किया, रिकॉर्ड कलेक्शन किया। करीब करीब अगर हम 2014 से जोड़े तो 700% के आसपास पेट्रोल डीजल से कलेक्शन बढ़ा है। उसके बाद भी सरकार अपने ही छोटे से केंद्रीय कर्मचारियों का हिस्सा है, सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों की बात कर रहे हैं हम, देश की बाकी आबादी तो उतनी भाग्यशाली है भी नहीं कि उसको डीए मिले 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 जो सड़क पे काम करने वाला मजदूर है उसके तो वेतन के उसकी जो मजदूरी का रिवीजन है उसमें महंगाई का कोई रोल ही नहीं होता है। जो उसकी के न्यूनतम वेजेस का रिवीजन होता है वो सरकार तब करती है जब तक महंगाई कहीं और दूसरी जगह हो सकती। कुछ एक तबका है जिस तबके को कम से कम महंगाई का कुछ लाभ, महंगाई बढ़ने का कुछ लाभ उसके तौर पर मिलता है। उनके भी डीए को रिस्टोर करने के लिए रिस्टोर करना है, क्योंकि फ्रीज था, रिस्टोर करने के लिए भी सरकार पिछला एरियर देने को तैयार नहीं है। ऐसा संकेत कुछ अखबारों में आया है, कुछ जगह से सूत्रों से आया है कि सरकार शायद जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों के डीए का भुगतान दोबारा शुरू करेगी, जो पिछले साल मंदी के बाद रोक दिया गया था। लेकिन उसमें पिछला एरियर या पिछला बकाया आने की कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसा संकेत मिल रहा है। तो कर्मचारी चाहें तो गिलास को आधा भरा देख लें, चाहे गिलास को आधा खाली देख लें, चाहे वो मान लें कि कुछ नहीं मिल रहा था तो मिल गया, और चाहे मान लें कि जो चला गया वो कभी नहीं मिलेगा। लेकिन मैं फिर घूमकर वहीं आ रहा हूं कि जिस खर्च की बात पेट्रोलियम मंत्री कर रहे हैं वो खर्च हो कहां रहा है, वो हमारी जिंदगी में कहां रिफ्लेक्ट करता है। सरकारी कर्मचारियों को डीए देने तक के लिए भी आप इतना पेट्रोल डीजल से टैक्स चुकाने के बाद उनके एरियर भी नहीं पे कर पाते हैं अगर, तो ये जो टैक्स का पूरा तंत्र वसूल कर खर्च किया जा रहा है, ये खर्च किस दिशा में जा रहा है। लेकिन अगर ये डीए रिस्टोर होता है जुलाई से, तो हमें थोड़ा बहुत लोगों की केंद्रीय कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार दिखाई देगा। हो सकता है उस समय लोग कहें कि साहब डीए आना शुरू हो गया है और बाजार में खर्च आएगा। मुझे इस बात की कोई संभावना नहीं दिखती। जो बचतें खाई हैं लोगों ने पिछले एक साल में, जो बचतें गंवाई हैं, जो अपनी सेविंग्स को सेक्रीफाइस किया है, अगर डीए बढ़ोतरी भी हुई तो लोग सबसे पहले अपनी सेविंग्स को सिक्योर करने के लिए, एफडी तोड़ दी गई तो उसमें वापस करने के लिए अगर एसआईपी रुक गई तो एसआईपी में वापस देने के लिए वो शायद प्रक्रियाएं दोबारा शुरू करेंगे। क्योंकि आमतौर पर मंदी के बाद का स्वभाव यही होता है कि मंदी के बाद अगर लोगों को थोड़ा बहुत पैसा आए भी तो खर्च करने नहीं निकलते हैं, वो बचतों की तरफ वापस देखते हैं। जुलाई में सरकार केंद्रीय कर्मचारियों पर मेहरबान होकर कम से कम उनका रोका हुआ डीए तो वापस कर ही देती। तो मतलब बचतों का रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से देखेंगे, जो बचतें उनकी खर्च हुई थी उसको पहले भरने की कोशिश करेंगे, तब मार्केट में पैसे। तो आप भी हो या हम भी, अगर हम एक अनिश्चितता के माहौल में जी रहे हैं दर्पण, जहां हमें पता नहीं है कि कल क्या स्थिति होगी, तनख्वाहें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, नौकरी चलेगी तो नहीं चलेगी, तो आप कर्ज लेने तो नहीं जाओगे ना जी। हाँ, आप नई कार खरीदने तो नहीं निकल जाओगे। कम से कम आपको ये तो गारंटी हो कि आपके पास इतना पैसा आ रहा होगा जो आप अपनी खर्चे पूरे कर सकोगे। तो यदि कोई भी अतिरिक्त पैसा या अतिरिक्त फंड मंदी के बाद लोगों के हाथ में आता है या उनकी आय में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होती है, तो जो एविडेंसेस हैं पुराने जो डेटा वो बताते हैं कि वो सेविंग्स में जाकर ट्रांसफर होती है। हालांकि भारत में सेविंग्स की दूसरी दुखभरी कहानी है। बैंकों में जितना पैसा आप रखते हैं और महंगाई की तुलना में उस पर रिटर्न बहुत कम है, पर फिर भी सेविंग्स की तरफ लोगों को पैसा वहां रखने की वरीयता देंगे, बजाय इसके कि वो खरीदारी कर सकें। और वैसे भी खरीदारी करना ऐसी परिस्थिति में जबकि महंगाई इतनी ज्यादा है, मुझे लगता है कि जरूरी खरीदारियों के अलावा अधिकांश आबादी, बड़ी आबादी जरूरी खरीदारियों के अलावा, ग्रोसरी की खरीदारी के अलावा बाकी चीजों की खरीदारी की तरफ देख नहीं रही। कम से कम एफएमसीजी कंपनियां जिन्हें हम देखते हैं इकोनॉमी में, हम हमेशा सिर्फ सरकार को नहीं देखते, हम बाजार को भी देखते हैं, हम कंपनियों के नतीजे भी देखते हैं। अगर आप उन्हें तीनों को सबको मिलाकर देखें तो एफएमसीजी कंपनियों को ये दिखाई दे रहा है कि डिस्क्रिशनरी बाइंग जिसको हम कहते हैं, जिसे हम जीवन की सुविधा के लिए खरीदा जाने वाला सामान कहते हैं, कि नून तेल, फ्रिज हमारा पुराना खराब हो गया, 7 साल पुराना, चलिए इस साल फ्रिज बदल देते हैं, हमारा अवन खराब हो गया तो हम अवन बदलते थे। तो वो जो डिस्क्रिशनरी बाइंग है वो वापस नहीं लौटेगी। जरूरी खरीदारी तो होगी ही, खाने की, दवा की, स्कूलों की फीस की, बिजली का बिल पे करना, मकान का किराया पे करना, वो बंद तो नहीं होंगे, तो वहां पर खर्च दिखेगा। अंशुमन जी, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मतलब अर्थव्यवस्था को अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो तो कैसा एसोसिएशन होता है। जैसे 2-3 दिन पहले ही आपने कहा था कि बावजूद इसके कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कम रखे गए हैं, समान रखे गए, यानी कि कम रखे गए हैं, उसके बावजूद लोगों ने बचत में पिछले कुछ महीनों में ज्यादा ध्यान दिया उनको, जबकि रिटर्न इतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं। अंशुमन जी,
हाँ, क्योंकि अभी हमारे यहाँ भारत के अधिकांश लोग दर्पण रिटर्न का हिसाब नहीं समझ नहीं। पाते 90 आप हो या हम हो या 90% लोग अपने आसपास आप समझने की कोशिश करें तो वो बचत का जो फाइनेंशियल पार्ट है, बचत के रिटर्न का पार्ट है, महंगाई से उसका क्या रिश्ता है, समय से उसका कितना रिश्ता है, 5 साल की बचत कर रहे हैं और उस पर कितना महंगाई के अगेंस्ट रिटर्न आ रहा है, और 5 साल अगर आपने किसी दूसरे एवेन्यू में पैसा लगाया होता तो आपको कितना रिटर्न मिलता। सामान्य व्यक्ति भारत में फिनेंशियली वित्तीय तौर पर इतना सक्षम और जागरूक नहीं है, और ये जागरूकता ना होने के कारण ही ये सारा प्रपंच है। क्योंकि अगर हम ये जान जाएंगे कि हम कैसे बचाते हैं, हम कैसे कमाते हैं, और हम उसी बैंक से काम करने वाला एक इंडस्ट्रियलिस्ट या कारोबारी ज्यादा रिटर्न कैसे ले लेता है, ये हम जान जाएंगे, तो फिर फाइनेंस मार्केट का पूरा ढांचा बदलेगा। तो वो हुआ ये कि पिछले साल लोगों को लगा कि बैंक में पैसा होना चाहिए, पता नहीं कब कल क्या हो जाए, बंद हो जाए। वो उन्हें ये नहीं सोचना, वो ये नहीं सोच पाए कि जो बैंक में पैसा रख रहे हैं उस पर रिटर्न उनको कुछ नहीं मिल रहा है। और बहुत सारे लोग लोग सीनियर सिटीजन्स की तो स्थिति और भी ज्यादा खराब है, जिनके पास कोई रिकरिंग इनकम की बढ़ोतरी नहीं है, उनके पास एक तयशुदा इनकम है, उनके रिटर्न जब घटते हैं तो उनको काफी नुकसान होता है। तो अभी हम फाइनेंशियली उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं, या हमारे लोग उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं कि वो इतने सक्षम होकर सरकार से सवाल पूछ सकें कि हमारी ही बचत, हमारा ही टैक्स, उसी से आप चलते हो, उसी दोनों में हमको ही नुकसान होता है। तो चलिए अंशुमन जी, इसी उम्मीद और इसी प्रे के साथ कि भारत का फाइनेंशियल ढांचा बदले और आम आदमी, गरीब लोगों, मध्यम वर्गियों के लिए और कंफर्टेबल बने। ये था आज का खर्चा पानी। शो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई परिवर्तन या सुझाव हो तो वो भी। शुक्रिया, शुक्रिया अंशुमन जी। धन्यवाद दर्पण।